तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो कवर स्टोरी, एक राजनीतिक जगत से और एक आपके काम की बात। जी हां, हम बात करेंगे कच्चे तेल में आए उबाल की, समझेंगे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत अगर लाया जाए तो कितना सस्ता हो जाएगा पेट्रोल, पूरा गणित आपको समझाएंगे। इसके अलावा दूसरी कवर स्टोरी में हम बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक की। जी हां, महिला आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने से जुड़ा हुआ ये जो मसला है सालों से लटका हुआ है। आज राज्यसभा में महिला सांसदों ने मांग उठाई, इसके मायने क्या है और आखिर अटका हुआ क्यों है ये मसला, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो सबसे पहले बात आम आदमी से जुड़ी हुई। आम आदमी जिस बात से परेशान है वो है तेल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल के पार हो गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगना तय है। लेकिन बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए सरकार या तो टैक्स कम करे या फिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए। ये दो मांग फिलहाल नजर आ रही हैं उठती हुई। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के तहत लाया जाता है तो आपका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अब कितना सस्ता होगा यह भी हम आपको समझाएंगे, पूरा गणित आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह हम देख लेते हैं कि कच्चे तेल में आग क्यों लगी है, यह समझिए। पहले देखिए, यमन में हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल कारखानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया है। अब देखिए, खाड़ी देशों में जो भी हलचल होती है उसका तेल के दामों पर सीधा इफेक्ट होता है। इस हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल दिख रहा है। कच्चे तेल का भाव एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यह हम आपको समझा रहे हैं कि हो क्या रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ओपेक देशों ने कच्चे तेल की सप्लाई में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। उन्हीं पर यह निर्भर करता था। अगर ओपेक देश ये तय कर लेते कि सप्लाई बढ़ाई जाएगी तो हो सकता था कुछ राहत मिले, लेकिन ओपेक देशों ने सप्लाई में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। सऊदी अरब 10 लाख बैरल अतिरिक्त कटौती अप्रैल तक जारी रखेगा, यह कहा गया है। इसके साथ ही नतीजा यह हुआ कि अब तेल $70 प्रति बैरल के पार हो गया है और बीते 8 दिन से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया है। लेकिन दबाव उन पर भी आ रहा होगा। लेकिन कच्चे तेल में आई रैली के बाद कीमतें बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। संभावना क्या कहें, इसे तो कहेंगे कि आशंकाएं हैं। अब सवाल यह होता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार के पास कोई ऑप्शन बचता है? अगर ऑप्शन बचते हैं तो वो ऑप्शंस क्या हैं? दो तरह की बातें हो रही है, या तो आप एक्साइज ड्यूटी घटाइए और या फिर आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए। लेकिन पहले थोड़ा सा गणित समझ लेते हैं कि अगर पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसी तरह से बढ़ते रहे तो क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय सिनारियो क्या कहता है, ब्रोकरेजेस जो हाउसेज हैं उनका आकलन क्या है, जरा ये समझते हैं। देखिए, तो अभी इसको इस तरह से समझिए। प्रति बैरल फिलहाल अगर आज का भाव देखें तो $70 प्रति बैरल का भाव है। इस पर अगर हम रुपए को देखें, डॉलर के मुकाबले लगभग 72.76 यानी कि 73 रुपए के आसपास का फिलहाल रुपया है डॉलर के मुकाबले। इस भाव पर आपको पेट्रोल मिल रहा है $95.18 यानी कि 95 रुपए का मोटा मोटी। डीजल मिल रहा है आपको 85 रुपए का। यह $70 प्रति बैरल का रेट हम बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि आशंका जताई जा रही है, अगर यह तेल बढ़ा और ये $80 प्रति बैरल हो गया तो आपका पेट्रोल कितना होगा। देखिए, रुपये का भाव उतना ही लगा रहे हैं हम, पेट्रोल हो जाएगा 108 रुपए से ज्यादा का, 109 रुपए के आसपास का, और डीजल आपको मिलेगा 97 रुपए प्रति लीटर। जी हां, और ये $80 प्रति बैरल का भाव ये कोई मनगढ़ंत अवधारणा नहीं है, आशंका जताई जा रही है। और उससे भी ऊपर चला गया, जो टारगेट मान के चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जानकार, $90 प्रति बैरल, जिसकी संभावनाएं दिख रही हैं। ये अगर हो गया तो रुपया हम उतने ही भाव का लगा रहे हैं, पेट्रोल मिलेगा आपको 122 रुपए का और डीजल मिलेगा फिर 109 रुपए का। ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तो हालत ये होने वाली है। अब आप जरा समझिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है कि सरकार जीएसटी के दायरे में ले आए। जीएसटी के दायरे में लाने पर क्या होगा जरा इसको समझिए। क्या कम होंगी कीमतें, ये भी समझाते हैं आपको। देखिए, क्रूड का भाव हम मान रहे हैं $60 प्रति बैरल का, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट लगभग आप 73 रुपए मानिए प्रति डॉलर, रुपये का भाव। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है ₹3.82 हमने मान के चला। ये एसबीआई के इकोनॉमिस्ट का अनुमान है, ये हमारा अनुमान नहीं, एसबीआई के इकोनॉमिस्ट का अनुमान है जो हम बता रहे हैं। डीलर कमीशन मिलाइए
₹3.67 और सेस माना लगा दिया ₹30 का सरकार ने। ये तब बोल रहे हैं जब जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, अगर आता है तो जीएसटी इस पर अगर हम मैक्सिमम भी लगा दें यानी कि 28% लगा दें तो पेट्रोल आपको मिलेगा ₹75 प्रति लीटर। हरे निशान में राहत देने वाला आंकड़ा लग रहा है ना, लेकिन ये तब है जब जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाया जाएगा तो ₹75 लीटर तक भाव आ सकते हैं, इकोनॉमिस्ट का अनुमान। अब डीजल की बात करते हैं फटाफट से। डीजल को भी इसी तरह से देखते हैं। क्रूड का हमने $60 प्रति बैरल माना, एक्सचेंज ₹73 का भाव, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इसमें 7.25 पैसा, ₹7.25। डीलर कमीशन हमने ₹2.53 लगाया और सेस इसमें लगा दिया कि हमने ₹20 का सरकार ने सेस भी लगा दिया और जीएसटी वही मैक्सिमम कैप 28% जीएसटी भी लगा दिया। तो देखिए डीजल की कीमत आ जाएगी ₹68 प्रति लीटर। तो समझ रहे हैं ना आप, अगर जीएसटी के दायरे में आ गया तो पेट्रोल 75 का मिलेगा और डीजल 68 का मिलेगा। ये जीएसटी के दायरे में लाने के बाद की संभावना है, लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, क्या मजबूरी है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर.एस. शर्मा साहब, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं ओएनजीसी के, तेल मामलों के भी जानकार हैं। शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे सर, हम आंकड़ों के हिसाब से देख रहे हैं, एसबीआई के इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपने जीएसटी के दायरे में ले आए तो ₹75 का पेट्रोल, ₹68 का डीजल, लेकिन सरकार क्या मजबूरी है सर, सरकार नहीं ला पा रही है? दीपक, मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। श्योर सर। अभी आपने जिस हिसाब से बताया है तो मैं समझता हूं कि आपके दर्शक काफी परेशान हो गए होंगे। मैं थोड़ी सी उसमें राहत देना चाहूंगा। थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर जो काफी हीटअप हो गया, मैं उसको कम करना चाहूंगा। एक तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतों में जो पिछले एक हफ्ते में जो तेजी से उछाल आया है, उसके दो कारण हैं। एक तो 4 मार्च को जब ये ओपेक प्लस की मीटिंग हुई, उससे पहले ये आ रहा था कि ओपेक प्लस वो दैट 500,000 बैरल जो प्रोडक्शन बढ़ाएगा और जो सऊदी जो है उन्होंने जो कट किया हुआ था 1 मिलियन बैरल वो भी बढ़ाएंगे। और ऐसी बातें हो रही थी कि रशिया भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा था। तो पर ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई कि 4 तारीख को बजाय ये जो प्रोडक्शन बढ़ाने के, उन्होंने सेम लेवल पे तकरीबन 150,000 बैरल्स अ डे प्रोडक्शन जो है वही बढ़ाया और अप्रैल में वही चलेगा जी। तो बाजार उससे जो है बाजार के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो सेंटिमेंट्स एकदम उसके जो है पॉजिटिव हो गए और तेल के दाम बढ़ गए। दूसरा, आपने बताया कि कल जो सऊदी के जो ऑयल इंस्टॉलेशंस पे जो हौदी जो यमन के हौदी रिबेल्स से मिसाइल से और ड्रोन से जो अटैक किया, उससे एक बहुत घबराहट हो गई है और जो सेंटीमेंट्स बहुत ही रिजर्व हो गया है कि अगर इस हिसाब से और भी कुछ अटैक होता है, उसमें तो कल कुछ ज्यादा वो नुकसान हुआ नहीं, पर जिस हिसाब से ड्रोन अटैक हुआ भारी नुकसान भी हो सकता है। तो उसके तहत भी जो है मार्केट में एकदम से वो तेजी आई है। ये तो रही इंटरनेशनल मार्केट की बात है। बाकी आपका कहना सही है, कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं तेल के दाम और ऊपर जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कितना समय होगा, पर मेरे हिसाब से इतने ऊपर नहीं जाएंगे। ये तो हो गया इंटरनेशनल रेट के बारे में। बिल्कुल सर। अभी सरकार के पास, शर्मा सर, सरकार के पास विकल्प क्या है? सरकार क्या कर सकती है, और अगर कर सकती तो कर क्यों नहीं रही? पीटीआई ने अभी एनालिसिस किया पिछले हफ्ते कि सरकार का जो टारगेट है, रेवेन्यू टारगेट जो है एक्साइज ड्यूटी से और जितनी भी टैक्सेस के जो टारगेट है, अगर सरकार ₹8.5 प्रति लीटर तक की एक्साइज ड्यूटी भी कम कर देती तो वो टारगेट जब भी अचीव कर लेंगे। और आपने भी देखा होगा कि इवन जो हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी बोला है कि हम इस बारे में विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये विचार विमर्श जो है
इसके रहते हुए बहुत जल्दी आपको ग्राहकों को ये रिलीफ सुनने को मिलेगा कि एक्साइज ड्यूटी सरकार जो है कुछ कम कर रही है। वित्त मंत्री के तो बड़े विचित्र बयान आए सर। वित्त मंत्री तो कह रही है हमारे सामने धर्म संकट है, और दूसरा बयान आया कि इस पे राज्यों से बात करनी, राज्य और केंद्र को मिलकर बात करनी चाहिए। अब समझ में नहीं आ रहा, वित्त मंत्री अगर कह रही है कि हमें बात करनी चाहिए तो ये पहल क्यों नहीं हो रही है? थोड़ी सी पुरानी है, पर अभी लेकिन आपने है कि वो कह रहे हैं कम होगा। आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली, अगर आपने बोला कि अगर आप 6-7 रुपए भी अगर घटा देते हैं तेल के दामों में एक्साइज घटाकर, तो आपका रेवेन्यू के टारगेट पूरे हो जाएंगे। तो सरकार फिर वेट किस चीज का कर रही है सर? 6-7 नहीं, 8.5 रुपए मेरी कैलकुलेशन नहीं है। ओके, पीटीआई की कैलकुलेशन है जो सब अखबारों ने न्यूज कैरी की है, 2-3 दिन पहले की खबर है, ये बहुत पुरानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी वैसे भी इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, आप समझते हैं कि पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होंगी, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक्साइज ड्यूटी में कमी आने वाली है। तो ये एक रिलीफ ग्राहकों को मिलने वाला है, ये मेरी अपनी असेसमेंट है। और जीएसटी की जहां तक बात है, मैं बड़े साफ तौर पे बता दूं, मैं तो पिछले 30 साल से सेक्टर को ट्रैक कर रहा हूं। जीएसटी में नहीं आएगा, ये विशफुल थिंकिंग है कि जीएसटी में आ जाएगा। कैलकुलेशंस आप जितना भी करते रहिए, ना तो राज्य सरकारें उसके लिए सहमति होंगी, ना केंद्रीय सरकार, क्योंकि दोनों ही सरकारों के लिए सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है वो जो टैक्सेस जो होती हैं, एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये टैक्सेस की जो है, इनसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है। तो मैं नहीं समझता कि सरकारें, केंद्रीय सरकारें, राज्य सरकार, आपने थोड़ा निराश जरूर किया है सर कि जीएसटी के दायरे में। बिल्कुल मैं साफ तौर पे बताऊंगा, आप जो मैंने बोला है आप इसको याद रखिएगा, जीएसटी में नहीं आएगा। मैं काफी इसके ऊपर डिस्कशंस हो चुकी है, मुझे जितना मालूम है, पर जीएसटी में नहीं आ पाएगा। चलिए ठीक है, जीएसटी में आप कह रहे हैं कि नहीं आएगा। अब बचा कि आप एक्साइज ड्यूटी घटाइए। एक्साइज ड्यूटी केंद्र और राज्यों को मिलकर घटानी है, कब घटाएंगे ये अभी देखना बड़ा लाजमी होगा। आप जैसा बता रहे हैं कि देश में चुनावी माहौल है, 5 राज्यों का चुनावी मौसम है, इससे बढ़िया मौका सरकार के पास कुछ होगा नहीं, लेकिन क्यों पुश किए जा रही है सरकार, ये समझ से परे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, और इस एनालिसिस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की हमारी पहली कवर स्टोरी, जिसमें आप थोड़ा समझ गए होंगे कि तेल का खेल क्या है, सरकार क्या सोच रही है, आपको राहत कैसे मिल सकती है, कब मिल सकती है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी कवर स्टोरी की, और आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। महिला या नारी, सब जानते हैं संसार का आधार महिला और नारी ही है। जीवन का हर दिन महिला का है, हर दिन नारी का है। बावजूद इस सच्चाई के, पितृसत्ता से भरे हमारे समाज ने महिला को दूसरे पायदान का प्राणी बनाए रखा। वो समाज में अब बराबरी हासिल कर पाए, इसलिए महिलाओं को समर्पित दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई। इस मौके पर आज दुनिया भर में कार्यक्रम हुए, लेकिन आज संसद के भीतर यह दिलचस्प तरीके से मुद्दा उठा। आइए जानते हैं आज राज्यसभा के भीतर हुआ क्या। राज्यसभा की कार्रवाई में सबसे पहले महिला सांसदों को बोलने का मौका दिया गया। माना गया कि यह खास दिन उन्हीं का है, ये रवायत भी रही है। आज सबसे पहले महिलाओं को बोलने का मौका दिया गया। इस दौरान महिला सांसदों ने आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश में 24 साल पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन अब 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 33% से काम नहीं चलेगा, अब मिलना चाहिए 50% आरक्षण, यह कहना था प्रियंका चतुर्वेदी का। अब उन्होंने कहा कि जब महिलाओं की आबादी आधी है तो फिर 33% आरक्षण क्यों। राज्यसभा में एनसीपी सांसद डॉक्टर फौजिया खान ने भी आरक्षण की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर हम एक शुरुआत कर सकते हैं। और सिर्फ संसद ही नहीं, बिहार में विधान परिसर के बाहर भी तमाम दलों ने, महिला विधायकों ने प्रदर्शन किया। इनका प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि 50% आरक्षण देने की मांग को इन लोगों ने दोहराया। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं को 33% आरक्षण की जो बात 24 साल पहले कही गई थी, वो अब तक अगर पूरी नहीं हुई तो फिर अब ऐसा क्या होगा जो 50% आरक्षण मिलेगा। 33% महिला आरक्षण का विधेयक जो है वो बार बार क्यों लटक जाता है। तमाम सरकारों ने इसके प्रयास किए। 2010 में वो मौका भी आया जब राज्यसभा से ये बिल पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में जाकर फिर अटक गया। और फिर 2014 में लोकसभा, 15वीं लोकसभा जब खत्म हुई कार्यकाल, तो भंग हुई, ये बिल भी लैप्स हो गया। अब अगर किसी को संसद में बिल लेकर आना होगा तो नए सिरे से लेकर आना होगा, लेकिन क्या उसमें 33 की जगह 50% की बात होगी, ये कहना जरा जल्दबाजी होगा। देखना होगा कि क्या इसमें लोग कहते हैं।
लेकिन अब जरा सुनाते हैं आपको फटाफट से कि संसद के भीतर यानी कि राज्यसभा में तमाम महिला सांसदों का महिला आरक्षण विधेयक को लेकर क्या कहना था। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसने तय किया? तो 2 जर्मन महिलाओं ने इसको शुरुआत इसकी करी थी और आज मैं इस सदन के पटल से ये मांग रखती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाइए भी बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई जो एक अनपढ़ महिला थी, तीजन बाई से लेकर कल्पना चावला जो आसमान में रही, धरती से लेकर आसमान तक महिलाओं ने सर्वत्र अपना जौहर दिखाया है। चाहे आज के समय में चाहे फाइटर लड़ाकू विमान चलाने की बात हो, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ, खास तौर पर महिलाओं का किचन का बजट बिगड़ चुका है, इसलिए महंगाई पे चर्चा हो और महंगाई कम किया जाए। मैं 1995 में से राजनीति में आई हूँ, आज 2020 का वक्त है। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं पर महिला होने के नाते रोका गया हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर हमारी महिलाओं ने सम्मान न बढ़ाया हो। 12 सितंबर 1996 का वो दिन जब पहली बार महिला आरक्षण का विधेयक, क्योंकि मसला तो बहुत पहले से 70 के दशक से चला आ रहा था आरक्षण देने का, लेकिन विधेयक में बाकायदा 1996 में पहली बार आया। उसके बाद लगातार सरकारें आती गई। 97 में दोबारा कोशिश हुई, 98 में एनडीए की सरकार वापस दोबारा कोशिश हुई, 2003 में कोशिश हुई, 2010 में कोशिश हुई, राज्यसभा से पारित भी हुआ लेकिन लोकसभा में अटक गया। अब बात यह है कि इस पर सब लोग जब ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, तो फिर किस बात पर अटका हुआ है? आप भी ये सोच रहे होंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल इस बिल को लेकर नेताओं के बीच में मतभेद किस बात को लेकर है। जरा समझिए ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, विधेयक ओबीसी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को नजरअंदाज करता है। पहला तर्क जो इसके विरोधी हैं, शरद यादव से लेकर आपके मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव से लेकर, ये तमाम लोग ये कहते हैं कि 33% आरक्षण अगर आपने महिलाओं को दे दिया तो हो सकता है अगड़ी जाति की महिलाएं सिर्फ इसका फायदा उठाएंगी, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है। शहरी महिलाएं संसद में आएंगी, गरीब पिछड़ी महिलाओं को मौका नहीं मिलेगा। यह विरोध में तर्क। आगे देखिए और क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। विधेयक में पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग प्रावधान नहीं है और बार बार इसी मुद्दे को आधार बनाकर संसद में इस बिल को रोक दिया जाता है। इसीलिए आप समझिए कि इतने साल हो गए, 24 साल, अब तक पारित नहीं हो पाया। पिछड़ों दलितों को संसद में आने देने से रोकने की यह साजिश है, मुलायम सिंह यादव का यह कहना था। और उनके साथ साथ शरद यादव, जैसे मैंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और भी तमाम जो दल के नेता हैं, उनका यही कहना है कि इस विधेयक को इसलिए नहीं पारित होना चाहिए क्योंकि इसमें पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए कोई अलग से, और खासकर ओबीसी के लिए इसमें देखिए संसद में आने के लिए आपको एससी और एसटी के लिए आरक्षण है, उनके लिए सीट रिजर्व होती है, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं होती है। इसीलिए ओबीसी जो नेता हैं, जो मैंने जिनका नाम भी लिया, उनका ही कहना है कि इस पर उनका और अधिकारों का कुठाराघात होगा। तो अब इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और आज इन्होंने इस मसले को उठाया भी। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने खुद कहा कि 24 साल हो गए और ये विधेयक अब तक पारित नहीं हो पाया। आंख मिचौली का गेम चल रहा है, आप जानती हैं। अब आप 50% आरक्षण की डिमांड कर रही हैं। ये उम्मीद कहां से आई आप में कि 33% नहीं हुआ तो 50% हो जाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है दीपक जी, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 70 साल पहले देश को जब संविधान मिला, उस संविधान की जब चर्चा हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये कहा गया था जब महिलाओं को हम हर तरीके से इक्वल राइट्स दे रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, तो ये तो मानना है ही कि ये आने वाले समय में महिलाएं उतनी ही उत्तराधिकारी होंगी इस देश की जितने पुरुष होंगे। पर कहीं ना कहीं पुरुष राजनीति में हावी हुए और जिस वजह से आज हम 14%
भी जब पहुंचते हैं 14% का आंकड़ा 2019 के इलेक्शन में हम पार करते हैं, उसी में हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस एक था कि जब ये देश बना था, जब संविधान रचा गया था, ये पूरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनका मानना था कि हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वाला पार्लियामेंट बनेगा। वो पार्लियामेंट नहीं हुआ। 24 साल पहले से ये शुरुआत हुई 33% की। आज खुद वहाँ पे पार्लियामेंट में सभापति जी ने कहा कि हम 50% आबादी हैं। 24 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें वो 33% आरक्षण मिले, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। जब हम 50% इस देश की आज़ादी है, हम क्यों अपना हक नहीं मांग सकते हैं कि हमें 50% रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और क्यों ये चर्चा पार्लियामेंट के पटल पे नहीं हो सकती है? ये मैं आज सभापति से पूछना चाह रही थी, और मैं सभापति के माध्यम से हमारे सारे जो भी पार्लियामेंट में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सबको ध्यान दिलाना चाह रही थी कि आज भी हम 14% पे ही खुश हो जाते हैं, जबकि हमारी हिस्सेदारी जब संविधान बना था 50% मानी गई थी कि होगी। तो मैं प्रियंका जी, यही आपके तमाम लोगों के साथ काम करने का अनुभव रहा है। आप तमाम राजनीतिक दलों को समझती भी हैं, जानती भी हैं। इस मसले पर राजनीति को आपने देखा भी है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी गिनाई ये जाती है कि 33% आरक्षण यदि लागू हो जाए, मैं 50% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बेसिक मांग है उसमें ओबीसी, दूसरे तबके की महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान नहीं है, और हर बार यही कहकर विधेयक को लटका दिया जाता है। क्या उनकी चिंता आप मानती हैं कि जायज है? और इस एंगल से अगर हम इस विधेयक को बनाएं, नए तरीके से स्वीकार करें, तो शायद बात बने। देखिए, महिलाएं पहले तो महिलाओं के लिए वो राइट बने कि हाँ, इतने प्रतिशत महिलाएं संसद में आएंगी, और उसमें से मैं मानती हूँ हर वर्ग की महिलाएं, अगर 33% हमें मिल जाता है, 100 में से 33 अगर सीट बनती हैं, तो मैं मानती हूँ हर वर्ग को इसमें जगह मिलेगी। पहली लड़ाई होती है कि हम अपनी जो जेंडर की लड़ाई है कि हम इक्वालिटी लेकर आएँ। इक्वालिटी आएगी तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हर जाति, हर धर्म के हिसाब से महिलाओं को उनके अधिकार मिले। मैंने ये मैं मानती हूँ कि एक वर्ग है जो ये पारित नहीं होने देना चाह रहा है, इसलिए वो इस तरीके के नीम टिकड़े निकालते हैं। अगर महिलाएं आएंगी, हर वर्ग की महिलाएं आएंगी, और हर वर्ग की महिलाओं को इस तरीके का उत्साह होगा, मैं मानती हूँ इस तरीके का विश्वास होगा, अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आज क्योंकि हमारे पास इतनी सीट्स प्रॉमिस्ड हैं, तो हम में से कोई ना कोई तो पार्लियामेंट में पहुंचेगा ही। तो ये रास्ता बनाने की जिम्मेदारी हर पार्लियामेंटेरियन की होती है, और मैं मानती हूँ कि अपना दायित्व निभाया है राजनीति से ऊपर उठकर, और ये राजनीति से ऊपर उठकर ही इसका समाधान पाया जा सकता है जहां महिलाओं की बात आती है। एक अच्छी बात बोली कि रास्ता बनाया जा सकता है। अच्छा, जब तक ये मामला संसद में अटका है तो बात की बात है प्रियंका जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि रास्ता राजनीतिक दलों के अंदर से भी बनाया जा सकता है? पिछली बार जो है 4000 से ज्यादा कैंडिडेट थे, उसमें बिल्कुल। तो क्या राजनीतिक दल, आपके अपने दल समेत, क्या ये पहल करेंगे, या आप अपने राजनीतिक दलों में क्या ये दबाव बनाएंगे कि पार्टी को टिकट तो दो, महिलाओं को टिकट तो दीजिए? क्या ये शुरुआत वहां से नहीं हो सकती है प्रियंका? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है आपने, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जो राजनीतिक पक्ष है, लोकल गवर्नमेंट में हमारी 50% से ज़्यादा हम टिकट एलोकेट करते हैं। 50% कहा जाता है महाराष्ट्र में कि खास करके मुंबई जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो, जिला पंचायतों की 50% उनके लिए निर्धारित करना चाहिए। पर मुझे इस बात का गर्व है कि हम 50% से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देते हैं, और 50% की एटलीस्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन कॉरपोरेशंस में होता है, बल्कि हमारी महिलाओं की संख्या हमारे सारे कॉर्पोरेशंस में पुरुषों से ज्यादा है। पर मैं यहाँ पे बस ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हमें एक इक्वल फाइटिंग स्पेस बनाने की जरूरत है। सेम हर राजनीतिक पक्ष, हर राष्ट्रीय पक्ष जो है वो बार बार कहता है हम महिलाओं को 50% आरक्षण दे देंगे रोजगारों में। अरे पहले 50% की आप आरक्षण अपनी पार्टियों में करें, महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज दें, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, महिलाओं पे विश्वास जताएं, संगठन उनके साथ खड़ा रहे और उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाए। ये 2 क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है। ये टीएमसी हो या बीजेडी हो, पिछले इलेक्शन में जब लोकसभा हुए थे, आज हम 14% हम सेलिब्रेट करते हैं, उसमें से बड़ी भागीदारी तो इन 2 क्षेत्रीय पार्टियों की है कि उन्होंने महिलाओं को बढ़ चढ़ के टिकट्स दी हैं। तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से जरूर ये सवाल रहेगा कि क्यों हम अपनी राजनीति को अलग रखकर हम जो चीज समानता की बात करते हैं, समानता के लिए हमें सभी को काम करना पड़ेगा और अपनी पार्टियों से शुरू करें।
देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है दर्शकों को भी समझना कि 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 22 सीटों पर महिलाएं चुनकर आई थी और 2019 में 60 से ज़्यादा 64 के आसपास आई थी, यानी कि 70 सालों के आसपास का आंकड़ा और वृद्धि दर सिर्फ 36% है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी संसद की अगर हम बात करें अभी 14-15 के आसपास जरूर है, लेकिन जो वैश्विक भागीदारी है वो 20% के आसपास है औसत, यानी कि इंटरनेशनल औसत से भी हम कम हैं। तो ये भागीदारी लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है और प्रियंका जी से बात करके यही लग रहा है कि राजनीतिक दलों को अपने अंदर भी एक कम से कम खाका बनाना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत, आरक्षण की शुरुआत उनकी पार्टियों से ही हो, तो फिर राह आगे की प्रशस्त जरूर होगी। बहरहाल आज प्रियंका जी ने 50% आरक्षण का मसला उठाया है, देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इस पर कैसे आगे रिएक्ट करती हैं। इस पर चर्चा होना लाजमी है, लेकिन क्योंकि बच नहीं पाती है, कोई पार्टी बच नहीं पाएगी। सबने वादे किए, मैनिफेस्टो में कर रखे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वो तर्क क्या देती हैं इस पर यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब एक ब्रेक का वक्त, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देश की कुछ बड़ी खबरों पर डाल देते हैं नजर। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है, बीजेपी ने दिया है। टिकट कटने से नाराज ममता के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, दीपेंद्र बिस्वास, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य, जटू तहिरी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ा झटका हबीबपुर से टीएमसी उम्मीदवार सरला मुर्मू ने दिया, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। दूसरी खबर, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल सकती है बीजेपी, विधायकों की नाराजगी वहां पर सामने आई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया है, अभी भी वो दिल्ली में है। नए मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, सतपाल महाराज हैं, अनिल बलूनी हैं, अजय भट्ट हैं, इनके नाम चर्चा में है। आज देर रात तक हो सकता है कुछ फैसला हो जाए। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। महाराष्ट्र में अब किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन चुकाने के लिए ब्याज नहीं देना होगा। 2000 करोड़ रुपए एपीएमसी मंडियों को मजबूती के लिए दिए जाएंगे। और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला यह भी हुआ है कि 12वीं तक की छात्राओं के लिए एसटी की बसों में मुफ्त सफर की व्यवस्था की जाएगी 1 अप्रैल के बाद। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में कोरोना एक बार रफ्तार पकड़ ली है। लगातार तीसरे दिन 18,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। 97 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें 1,88,000 एक्टिव केस हो गए हैं। देश के 6 राज्यों में करीब 85% नए केसेस हैं। महाराष्ट्र इसमें है, केरल है, पंजाब है, कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु इसमें शामिल है। बात कर लेते हैं बाजार और कारोबार की। शेयर बाजार ने इस कारोबारी हफ्ते की शुरुआत सुस्ती के साथ की है। जी हां, ग्लोबल बाजारों में दबाव का असर आज के कारोबारी सत्र में भी देखने को मिला और बाजार ऊंचाई से फिसल गए, लेकिन बंद होते होते बाजार बढ़त बनाने में कामयाब जरूर हुए। निफ्टी 18 अंक तो बैंक निफ्टी 48 अंकों की मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 36 अंक बढ़कर हरे निशान में बंद होने में सेंसेक्स भी कामयाब रहा। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो ऑटो, एनबीएफसी, एफएमसीजी इन शेयरों में बिकवाली दिखी। आईटी, बैंक, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। तो यह था आज के बाजार का हाल। और आज के बाजारों में इन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए जुड़ रहे मेरे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए आज बाजार का एक्शन कैसा रहा? देखिए दीपक, बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार रहा। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी क्योंकि ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, उसके चलते हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिली। लेकिन दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली हर एक मार्केट में दबाव देखने मिला। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर भी लाल निशान में चले गए थे और उसी का इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में देखने मिला, जहां पे ऊपरी स्तर से काफ़ी हद तक मुनाफा वसूली देखी गई। हालांकि एक बात अच्छी है कि 2 दिन लगातार हम लाल निशान में बंद हुए थे, आज हल्के फुल्के हरे निशान में बंद हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सपोर्ट कहाँ से मिला? ज़्यादातर सरकारी कंपनियां जो है वहाँ से सपोर्ट मिला है। ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां देख लीजिए, पावर क्षेत्र की कंपनियां देख लीजिए, कुछ हद तक वहाँ से सपोर्ट मिला है। लेकिन वीकनेस था, निजी बैंक्स में वीकनेस थी थोड़ी बहुत। इसके अलावा ऑटो स्पेस की कंपनी, रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी जो थी वहाँ पे साफ वीकनेस देखने मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो सबसे पहले निफ्टी में जो स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली उसमें यूपीएल जैसे काउंटर थे जिनमें जम के खरीदारी थी। दिग्गज एलएनटी आज काफ़ी जोरदार दौड़ा है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स है जिनमें तेज़ी देखी गई है। इन काउंटर्स के अलावा एफएनओ में, क्यूमेंस, आईआरसीटीसी में देखिए भरपूर तेज़ी इस काउंटर में देखी गई है। ग्लेनमार्क फार्मा, नैल्को जैसे काउंटर्स है जिनमें आज जोरदार खरीदारी थी। खबरों के चलते बीएमएल यहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने मिली है क्योंकि इस कंपनी में स्टेक खरीदने के लिए काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो इच्छुक नजर आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने मिला।
नैटको फार्मा एक दवाई के लिए अप्रूवल मिला है, उसका फ़ायदा मिला। इसके अलावा रेलिगा एंटरप्राइजेस, हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर थी बर्बन्स यहाँ पे स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इस स्टॉक में आज जोरदार तेज़ी थी और जस्ट डायल में भी खबरों के चलते अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। इसके अलावा ऑयल एंड गैस क्षेत्र से ONGC जैसे काउंटर से जिनमें आज जम के खरीदारी हुई है, क्योंकि कच्चा तेल जिस तरह से बढ़ा है उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। सरकारी बैंक्स में IOB आज अच्छी खासी तेज़ी यहाँ थी, न्यू इंडिया इश्यूएंस में तेज़ी थी। और देखिए एनर्जी स्पेस से JSW एनर्जी यहाँ पे भी आज जम के खरीदारी देखने मिली। लेकिन लूजिंग एंड पे कौन थे, तो खासकर कुछ सीमेंट कंपनीज थी जिनमें आज प्रेशर था। श्री सीमेंट जैसे काउंटर्स, बैंक्स और NBFC, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स थे जिनमें प्रेशर देखने मिला। ऑटो में बजाज ऑटो था दिग्गजों में जहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर देखा गया। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, कुछ हद तक FMCG स्पेस भी दबाव में था। ओबेरॉय रियल्टी, रियल एस्टेट काउंटर्स दबाव में थे। अपोलो टायर्स और मुथूट फाइनेंस जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे प्रेशर देखने मिला। तो आज काफ़ी उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन एक बात अच्छी है कि हल्के फुल्के हरे निशान में हम एटलीस्ट बंद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो हल्के फुल्के हरे निशानों में भारतीय बाजारों ने अंत में कारोबार करते हुए नजर आए, लेकिन अब देख लेते हैं कि अमेरिकी बाजारों में कारोबार की शुरुआत कैसी हुई है। एक नजर डाल लेते हैं डाउ जोन्स और नैस्डैक के शुरुआती ट्रेंड्स पर। तो ये देखिए डाउ जोन्स लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हरे निशान में S&P मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और नैस्डैक तो फिलहाल लाल निशान पर सपाट एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो S&P मामूली बढ़त के साथ हर निशान में काम करता हुआ, डाउ जोन्स में अच्छी खासी ठीक ठाक तेजी, लगभग 1% तेजी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है अमेरिकी बाजारों का हाल। फ्राइडे को शानदार बढ़त के साथ बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। डाउ में लगभग 600 पॉइंट की तेजी थी। भारतीय बाजारों पर इसका पुश भी मिला आज इनिशियल ट्रेडिंग में, हालांकि बाद में एशियाई बाजारों की गिरावट हम पर भारी पड़ गई। लेकिन ये जो अब फिलहाल स्क्रीन पर जो दिख रहा है कारोबार, उसका अब क्या असर होगा, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं। जैन साहब, अमेरिकी बाजारों के लिए ये कारोबार हमें किस तरह के संकेत दे रहा है? जैन साहब देखिए, मार्केट्स पॉजिटिव है आज। हालांकि मार्केट्स काफी न्यूट्रलाइज हो गए थे। एक तो एशियन मार्केट्स वीक थे, कुछ राइजिंग ऑयल प्राइसेस उसकी वजह से वीक था। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट में कहीं ना कहीं रिलायंस रेड रैली थी और कुछ PSUs जबरदस्त परफॉर्म किए। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि DIIs काफी दिनों बाद, मतलब कि DIIs खरीदी की हैं कैश में और FIIs ने सेल किया है। सब्सटैंशियली की बात करूंगा मैं। और ओवरऑल मुझे लगता है कि PSUs का दिन रहेगा कल भी। जिस तरीके से कई स्टॉक्स 20% के सर्किट पे थे और कई सारे स्टॉक्स अच्छे खासे तेजी के साथ बंद हुए, ऐसे हल्के मार्केट में भी या न्यूट्रल मार्केट में भी, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन PSU स्टॉक्स। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स कल भी ठीक करना चाहिए। एक तो SGX निफ्टी जो है 104 पॉइंट्स प्लस है, करीब 100 पॉइंट्स प्लस। डैक्स आज गजब 300 प्लस पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है अभी। और डाउ जोन्स जैसा कि आपने अभी बताया करीब 250 पॉइंट्स प्लस है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में एक चीज तो क्लियर है कि अपसाइड भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है। 1500, 15,300, 400 एक लेवल है जहां पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। पर नीचे के साइड में भी 14,800, 900 एक ऐसा लेवल है जहां पे बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। तो मेरी यही राय रहेगी कि कैश मार्केट के साथ बने रहें, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान दें और अच्छे स्टॉक्स को बिल्कुल खरीदने की कोशिश करें। जैसा आपने भी कहा संदीप जी अभी कि FIIs जो है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आज भी इन्होंने लगभग 1100 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। क्या ये बाजार पर कहीं से कोई दबाव बनाने का काम करेंगे? देखिए ऐसा नहीं है। ये लोगों ने पिछले अगर आप 10-15 दिन में देखें तो ऐसे मौके देखने को मिले कि एक दिन भले हेवी सेलिंग की हो बट नेक्स्ट डे वापस से बाइंग में आ गए हो। बट आज एक्चुअली अक्रॉस द सेगमेंट्स, भले वो फ्यूचर्स हो या निफ्टी के फ्यूचर्स हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो या स्टॉक फ्यूचर्स हो या कैश मार्केट हो, सब में इन्होंने सेलिंग किया। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इतने महीनों की और इतने दिनों की बाइंग में एक साथ ये लोग नेगेटिव में आ जाएंगे। बाइंग करेंगे जहां पे भी कोई भी पॉजिटिव क्यूज आएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि FIIs वैसे ओवरऑल पॉजिटिविटी में ही रहेंगे। एंड जिस तरीके के ग्लोबल क्यूज है तो कल हो सकता है कि बाइंग में भी आ जाए। ग्लोबल क्यूज से पॉजिटिव संकेत हो सकता है बाइंग में भी FIIs आए। निवेशक और ट्रेडर कहां नजर रखें संदीप जी? आपने तो जैसा कहा ही है कि PSUs में तो विनिवेश की खबरों से लगातार रैली हम देख ही रहे हैं, लेकिन और कोई सेक्टर स्पेसिफिक जहां ट्रेडर और निवेशक नजर रखें? देखिए ये तो क्लियर है कि PSUs आर द डार्लिंग्स नाउ
और जिस तरीके से पीएसयूज में माहौल बना है और जिस तरीके से सरकार एक्शन में आई है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, जैसे जैसे एससीआई, बीपीसीएल, कॉनकोर इनकी न्यूज बनती आ रही है और प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर की कुछ बैंक्स को लेकर भी प्राइवेटाइजेशन की जब बात आ रही है तो ओवरऑल काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पीएसयूज के ऊपर ध्यान दें तो सबसे बढ़िया जो वहां पे कंफर्ट आता है वो है वैल्यूएशन का कंफर्ट। बहुत बढ़िया कंफर्ट मिल रहा है और आपको बहुत बढ़िया बैलेंस शीट्स और प्रोमोटर बैकग्राउंड की तो कोई बात कहनी नहीं है। सो ओवरऑल आई फील कि पीएसयूज पे ध्यान रखें। और मुझे ऐसा लगता है जहां पे क्रूड ऑयल जिस तरीके से $70 के पार हुआ है, तो जहां पे क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है जैसे कि पेंट्स है, ये सब सेक्टर थोड़ा हो सकता है कि वहां पे इश्यूज आए, बट ऑयल एंड गैस लुक्स वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल एंड गैस में ऑयल इंडिया, ओएनजीसी इन पे ध्यान रखिए। बीपीसीएल लुक्स रियली गुड क्योंकि वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बातें कई दिनों से चल रही है। सो वन शुड फोकस ऑन पीएसयूज एंड स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कई दिनों से। पोस्ट बजट मुझे ऐसा लग रहा है पीएलआई को लेकर, प्राइवेटाइजेशन को लेकर थीम बहुत अच्छी बनी हुई है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमारे दर्शकों के लिए कल की तैयारी करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था बाजार का हाल, कल की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ कहाँ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको दिख सकता है, ये संदीप जी ने बताया। अब जरा फटाफट देख लेते हैं कि सोने चांदी का क्या हाल है, खासतौर से वायदा में सोने चांदी का क्या हाल है। जरा फटाफट से देख लेते हैं कि इस वक्त किस तरह का कारोबार एमसीएक्स पर चल रहा है। तो गोल्ड अभी फिलहाल लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोने चांदी के रेट में गिरावट पे ब्रेक जरूर लगा था और आज हमने देखा कि थोड़ा सा सोने में हल्की रिकवरी जरूर हुई थी, लेकिन फिलहाल एमसीएक्स वायदा में फिलहाल लाल निशान पर कारोबार करता हुआ। सिल्वर में थोड़ी तेजी जरूर दिखाई दे रही है 0.15% की। तो ये है सोने चांदी की चाल। आप डायरेक्ट अब जरा क्रूड ऑयल पर भी देख लेते हैं, क्रूड का हाल, तेल का हाल क्या है फिलहाल, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सारी दुनिया की नजर इस पर है। तो ब्रेंट क्रूड जो है थोड़ा यहाँ पर संभलता हुआ, एक तरह से रेट्स जो हैं वो हो सकता है काबू में आते हुए, लेकिन हल्की है, अभी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल क्रूड जो है वो 0.95% के आसपास सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड पर आज का एक्शन आप देख रहे हैं, कच्चे तेल की चाल। और अब बारी हमारे दर्शकों की। हमने आपसे लगातार वादा किया था कि आप खुद हमारे शो का हिस्सा होंगे और इसके लिए एक लाइन को आपको पूरा करना था। हर दिन हम एक नई लाइन देते हैं। आज की लाइन हमने आपको दी थी कि हर दिन हो नारी के नाम। इसके आगे आपको कहनी थी अपनी बात। देखते हैं आज किन दो दर्शकों ने अपनी बात कही है और बने हैं हमारे क्रिएटिव दर्शक। तो दीपक कोठारी साहब हैं जिन्होंने कहा है कि हर दिन हो नारी के नाम क्योंकि नारी है शक्तिवान। दीपक जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी लाइन आपने की। और दूसरे क्रिएटिव दर्शक हैं सीए विपुल सेठ साहब। इनकी आगे की लाइन है नारी तू नारायणी। बिल्कुल सही आपने कहा, नारायणी का रूप भारत में नारी को दिया जाता है। ये सम्मान बरकरार रहे, उन्हें बराबरी का हक मिले, ऐसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत बधाई सीए विपुल सेठ साहब। आप भी अपनी बात हमें कह सकते हैं #ZIndia360 ये हैशटैग, इस पर अपनी बात कहें, कोई खबर देना चाहें वो भी दें। हम कोशिश करेंगे कि पूरी फैक्ट फाइंडिंग के बाद उसे अपने बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। फिलहाल इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इंडिया 360 और बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।